तो देखिए हम वैधता के बारे में पढ़ रहे थे कि वैधता का जो है शक्ति और सत्ता के साथ में क्या पारस्परिक संबंध है। हम पिछली कक्षा में ये चर्चा कर रहे थे कि शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों ही विभिन्न अवधारणाएं हैं, लेकिन विभिन्न अवधारणा होने के बावजूद भी किसी भी राज्य व्यवस्था के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए इन तीनों में पारस्परिक संबंध होना बहुत ही जरूरी है। और कोई भी राज्य व्यवस्था इन तीनों के बिना उसके कुशलतापूर्वक संचालन की हम बात ही नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी भूल होगी कि इन तीनों अवधारणाओं को समानार्थक समझना और समान अर्थ वाली इनको समझना गलत है। और इनके बिना, एक दूसरे के बिना शासन का कुशलतापूर्वक संचालन करना ये भी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि एक के अभाव में हम दूसरे के बिना शासन के संचालन की सही ढंग से बात नहीं कर सकते कि शासन एक के अभाव में जो है दूसरे के बिना शासन किस प्रकार से सही ढंग से कार्य कर सकता है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि शक्ति और सत्ता में पारस्परिक संबंध का हमने पहला पॉइंट पढ़ा था। और हम देखते हैं शक्ति, सत्ता और वैधता में पारस्परिक संबंध का दूसरा पॉइंट। तो हम देखते हैं कि शक्ति, सत्ता और वैधता के हम पारस्परिक संबंध की बात हमने की, तो राज्य व्यवस्था के संचालन में इनकी भूमिका भिन्न भिन्न है। अगला पॉइंट है राज्य व्यवस्था के संचालन में इनकी भूमिका भिन्न भिन्न है। तो देखिए अगला पॉइंट है राज्य व्यवस्था के संचालन में, राज्य व्यवस्था के संचालन में इनकी भूमिका भिन्न भिन्न है। इनकी भूमिका भिन्न भिन्न है। तो देखिए शक्ति, सत्ता और वैधता किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए बहुत ही तीनों का होना अनिवार्य है। तीनों महत्वपूर्ण रूप से किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए अपरिहार्य हैं। तो देखिए राज्य व्यवस्था के संचालन में इनकी भूमिका किस प्रकार से अलग अलग है। तो देखिए हम देखते हैं सत्ता की भूमिका जो होती है, सत्ता की भूमिका राज्य व्यवस्था में, सत्ता की भूमिका राज्य व्यवस्था में कर्ता के रूप में होती है, कर्ता के रूप में होती है। कर्ता के रूप में होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि शक्ति जो होती है वो बल प्रयोग पर आधारित होती है, और बल प्रयोग पर आधारित होने के कारण शक्ति का प्रयोग स्वयं शक्ति के द्वारा नहीं होता, वो किसके द्वारा होता है? सत्ता के द्वारा। तो सत्ता वास्तव में शक्ति का प्रयोग करती है, इसलिए शक्ति का प्रयोग सत्ता के द्वारा होता है। इसलिए सत्ता क्या होती है? वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वो कर्ता के रूप में होती है। शक्ति कर्ता नहीं होती, सत्ता कर्ता के रूप में शक्ति का प्रयोग करती है। इसलिए सत्ता की भूमिका राज्य व्यवस्था में कर्ता के रूप में होती है। तो देखिए शक्ति जो होती है, शक्ति एक साधन के रूप में, शक्ति एक साधन के रूप में, शक्ति एक साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। शक्ति एक साधन के रूप में प्रयुक्त होती है और सत्ता एक साध्य के रूप में, सत्ता एक साध्य के रूप में होती है। सत्ता
सत्ता एक साध्य के रूप में होती है। तो देखिए, सत्ता की भूमिका राज व्यवस्था में कर्ता के रूप में है, शक्ति एक साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, और सत्ता जो है वो एक साध्य के रूप में प्रयुक्त होती है। क्योंकि शक्ति जो है एक साध्य है, जबकि शक्ति एक साधन है, जबकि सत्ता क्या है, एक साध्य है। क्योंकि सत्ता कानूनी उसे शक्तियां प्राप्त होती हैं, और शक्ति को संस्थागत रूप से सत्ता में हम प्रयुक्त की बात करते हैं। तो इस प्रकार से शक्ति जो होती है वो एक साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, और सत्ता जो होती है वो एक साध्य, एक कर्ता के रूप में हम देखते हैं। तो इस प्रकार सत्ता की भूमिका किसी भी राज व्यवस्था के संचालन में एक कर्ता, एक अभिकर्ता के रूप में हम देखते हैं कि कोई भी राज व्यवस्था में सत्ता एक अभिकर्ता के रूप में होती है, और इस तरह राज व्यवस्था में औचित्यपूर्णता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम देखते हैं कि किसी भी राज व्यवस्था में इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संयोजन हमें देखने को मिलता है, और सत्ता एक वैधानिक रूप में जो होती है प्रयुक्त होती है, और शक्ति एक साधन के रूप में इस्तेमाल होती है। तो देखिए, इस प्रकार शक्ति जो है वो एक साधन के रूप में प्रयुक्त है, जबकि सत्ता जो है वो सत्ता एक साध्य के रूप में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति और सत्ता में सत्ता जो होती है शक्ति का प्रयोग करती है, और वो एक अभिकर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में प्रयुक्त होती है। इसलिए अब हम औचित्यपूर्णता की बात करते हैं। औचित्यपूर्णता भी जो होती है वो साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, और औचित्यपूर्णता से शासन को क्या मिलता है, नैतिक आधार प्राप्त होता है। क्योंकि वैधता मूल्यात्मक आधार प्रदान करती है शासन को, नैतिक आधार प्रदान करती है, क्योंकि वो जन सहमति पर आधारित होती है। इसलिए सत्ता जो है वो एक साध्य के रूप में है, और हम ये देखते हैं कि औचित्यपूर्णता भी एक साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, क्योंकि वो मूल्यों पर, आदर्शों पर टिकी होती है, और शासन को स्थायित्व प्रदान करती है। देखिए, इस प्रकार हमने राज व्यवस्था के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी। तो इस प्रकार ये राज व्यवस्था में जो है के संचालन में इन तीनों की भूमिका जहां अलग अलग है, वही शासन के कुशल संचालन के लिए ये एक दूसरे के अनुपूरक है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि शक्ति, सत्ता और भूमिका, इन तीनों की अवधारणाएं अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन तीनों की अनुपूरकता इस बात से सिद्ध होती है कि शासन के कुशल संचालन के लिए ये तीनों ही क्या है, अपरिहार्य है। ये तीनों ही क्या है, आवश्यक है। तो देखिए, इसके बाद में हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, मानव स्वभाव की दृष्टि से इनका पारस्परिक संबंध। तो देखिए, मानव स्वभाव की दृष्टि से इनका पारस्परिक संबंध क्या है, उसकी बात हम करते हैं। अगला पॉइंट है मानव स्वभाव की दृष्टि से इनका पारस्परिक संबंध। अगला है मानव स्वभाव की दृष्टि से इनका पारस्परिक संबंध।
देखिए, मानव स्वभाव की दृष्टि से इनके पारस्परिक संबंध की हम बात करते हैं कि मानव की विभिन्न प्रवृत्तियां हैं और मानव स्वभाव जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो शक्ति, सत्ता और वैधता मानव स्वभाव की विभिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित है। मानव स्वभाव में विभिन्न विभिन्न प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार से हम इन विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर शक्ति, सत्ता और वैधता में पारस्परिक संबंध को देखते हैं कि किस प्रकार से शक्ति, सत्ता और वैधता मानव स्वभाव के आधार पर, मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर जो है भिन्न भिन्न है। देखिए, शक्ति जो होती है वो मनुष्य में हम ये देखते हैं मूल रूप से व्यक्ति में शक्ति के लिए संघर्ष हमेशा उसमें व्याप्त रहता है। वो हमेशा शक्ति के लिए संघर्षरत रहता है। तो व्यक्ति के मूल स्वभाव में हम संघर्ष की बात देखते हैं कि व्यक्ति हमेशा संघर्ष के लिए तत्पर रहता है और उसके जीवन में शक्ति को प्राप्त करना उसका प्रमुख लक्ष्य होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो है अपनी शक्तियों को विस्तृत करे, अपनी शक्तियों का विस्तार करे और जो है उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति इतनी बढ़ जाए कि उसकी शक्ति का जो है वो परचम चारों ओर फैले। तो देखिए, इस प्रकार से शक्ति, सत्ता और वैधता में हम मानव स्वभाव की बात करते हैं कि मानव स्वभाव में शक्ति के प्रति आकर्षण हम देखते हैं, किंतु मानव स्वभाव में हम ये देखते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष के साथ साथ जो मानव स्वभाव में सामाजिकता की प्रवृत्ति होती है और मनुष्य में जो सामाजिकता की प्रवृत्ति जो होती है वो सत्ता के रूप में प्रयुक्त होती है। तो देखिए, शक्ति की प्रवृत्ति जो होती है वो हम ये देखते हैं, शक्ति मानव स्वभाव में संघर्ष की स्थिति पैदा करती है। मानव स्वभाव में संघर्ष की स्थिति, देखिए, जब हम शक्ति की बात करते हैं हम ये देखते हैं कि मानव स्वभाव में संघर्ष की स्थिति होती है, उसका तात्पर्य हम शक्ति से लेते हैं। अगला सत्ता, सत्ता जो है मानव स्वभाव में निहित, मानव स्वभाव में निहित सामाजिक प्रवृत्ति, मानव स्वभाव में निहित सामाजिक प्रवृत्ति, मानव स्वभाव में निहित सामाजिक प्रवृत्ति की हम बात करते हैं। सामाजिकता की प्रवृत्ति जो होती है और औचित्यपूर्णता में हम देखते हैं कि औचित्यपूर्णता जो है वो न्यायपूर्ण एवं विवेकपूर्ण की बात करती है। औचित्यपूर्णता, औचित्यपूर्णता मानव स्वभाव में, मानव स्वभाव में विवेकपूर्णता, मानव स्वभाव में विवेकपूर्णता एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था न्यायपूर्ण व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए, मानव स्वभाव में अलग अलग प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जिस प्रकार से हम जब बीए थर्ड ईयर में हॉब्स लॉ ऑफ रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ेंगे, आपके बीए थर्ड ईयर में जो है एक पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसमें
आपकी एक समझौतावादी विचारक आते हैं, उसमें हॉब्स लॉक रूसो होते हैं। इन तीनों का समझौतावादी विचारक चिंतन हम पढ़ेंगे उसमें कि किस प्रकार से तीनों विचारक जो हैं मानव स्वभाव के बारे में अलग अलग बात करते हैं। हॉब्स का मानव स्वभाव अलग है, लॉक का अलग है, रूसो का अलग है। तो देखिए मानव स्वभाव की जो मूल प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं, तो उस आधार पर ही हॉब्स लॉक रूसो ने अपने मानव स्वभाव का अलग अलग जो है उन्होंने चित्रण अपने पुस्तक में प्रस्तुत किया है। उन तीनों की अवधारणाएं अलग अलग है। तो देखिए इस प्रकार से मानव स्वभाव का जो चित्रण है वो बहुत ही अलग अलग है, क्योंकि मानव अपने स्वभाव से उसकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। मानव स्वभाव में जहाँ संघर्ष, जहाँ मानव स्वभाव में हम देखते हैं कि हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष की बात होती है, उसके साथ साथ ही उसके चरित्र में प्रेम, दया, सहयोग ये भी उसमें पाया जाता है, उसके मानवीय स्वभाव में। तो शक्ति के साथ साथ मनुष्य में प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति आदि भावनाएं भी जो होती है पाई जाती हैं। तो देखिए इस प्रकार हम मानव स्वभाव की दृष्टि से इनके पारस्परिक संबंध की बात करते हैं, किस प्रकार से अलग अलग है। तो देखिए शक्ति जो होती है मानव स्वभाव में संघर्ष की स्थिति को पैदा करती है। तो इस प्रकार से शक्ति जो होती है वो हिंसा पर आधारित होती है, और शक्ति अपने मूल रूप में दमनात्मक होती है, हिंसक होती है। इसलिए शक्ति अपने मूल रूप में नकारात्मक होती है। जबकि सत्ता की बात करें, सत्ता मानव स्वभाव में निहित सामाजिक प्रवृत्ति से युक्त होती है। मानव स्वभाव में हम देखते हैं सामाजिकता होती है कि मनुष्य जो है समाज में रहता है। जैसे कि अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य समाज में रहकर ही अपने जीवन का जो है वो समुचित विकास कर सकता है। तो देखिए सत्ता मानव स्वभाव में निहित सामाजिक प्रवृत्ति की बात करती है कि मानव स्वभाव में निहित सामाजिक प्रवृत्ति शामिल होती है। मनुष्य जो होता है हिल मिलकर रहता है, समाज में रहता है, वो एक दूसरे के काम भी आता है, एक दूसरे से उसे सहयोग की आवश्यकता भी होती है। तो ये मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति जो होती है हम सत्ता के रूप में देखते हैं कि सत्ता कानूनी रूप से उसे शक्तियां प्राप्त होती हैं, और सत्ता जो होती है वो शक्ति का प्रयोग स्वयं करती है। अगला है औचित्यपूर्णता। औचित्यपूर्णता मानव स्वभाव में निहित न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण जो उसकी बात है, उसमें जो विवेकपूर्णता मनुष्य स्वभाव में पाई जाती है और न्याय संगतता उसके मानव स्वभाव में निहित होती है। इस पर हम देखते हैं कि औचित्यपूर्णता मानव स्वभाव में विवेकपूर्णता एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि वैधता जो होती है वो शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करती है, और न्याय संगत आधार वो जन सहमति, जन स्वीकृति जो होती है शासन को प्राप्त करवाती है। क्योंकि वैधता के सहारे ही हम देखते हैं शासन जो है वो लंबे समय तक कार्य कर सकता है, शासन में निरंतरता, गतिशीलता बनी रहती है, और शासन में विद्रोह की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शासन जन सहमति पर आधारित होता है। तो देखिए इसलिए जो औचित्यपूर्णता होती है मानव स्वभाव में विवेकपूर्ण एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था से संबंधित है, कि मानव स्वभाव में विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवस्था उसके स्वभाव में शामिल होती है, क्योंकि मनुष्य में विवेक व्याप्त है, और इस कारण से वो समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था को उसे स्थापित करने के निरंतर प्रयास करता रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि औचित्यपूर्णता जो होती है मानव स्वभाव में विवेकपूर्ण एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था से संबंधित है। तो इसलिए शक्ति, सत्ता और वैधता। तो देखिए शक्ति जो होती है वो हमेशा संघर्ष, हमने बात की कि शक्ति हिंसा पर आधारित होती है। सत्ता जो होती है, सत्ता सामाजिक प्रवृत्ति पर मानती है। तो सत्ता मानव स्वभाव में नहीं सामाजिक प्रवृत्ति की बात हम करते हैं कि सत्ता जो होती है उसे कानूनी जो है आधार प्राप्त होता है। इसी प्रकार से औचित्यपूर्णता में वैधानिकता होती है, क्योंकि मानव स्वभाव में ये न्यायपूर्ण व्यवस्था से संबंधित होती है, और औचित्यपूर्णता जो होती है शासन को न्याय संगत आधार औचित्यता के द्वारा ही उसे प्राप्त होता है, जिससे शासन जो होता है स्थायी रूप से बना रहता है। तो देखिए इस प्रकार हमने
ये देखा कि मानव की जो प्रवृत्तियां हैं ये तीनों अलग अलग हैं, और मानव की जीवन की ये तीनों प्रवृत्तियां अलग अलग होने के कारण हम देखते हैं कि शक्ति, सत्ता और वैधता ये तीनों भी क्या है, भिन्न भिन्न अवधारणाएं। तो देखिए, शक्ति, सत्ता और वैधता मानव स्वभाव की जो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं, जिनका हमने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से शक्ति, सत्ता और वैधता मानव स्वभाव की विभिन्न प्रवृत्तियों पर ये आधारित होती हैं। इसलिए ये तीनों ही क्या है, अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो देखिए, इस प्रकार मानव स्वभाव में जो वर्णित भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं, उन भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर शक्ति, सत्ता, वैधता भी तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। इन्हें एक ही अर्थ का मानना, इन्हें समानार्थक मानना बहुत ही बड़ी भूल होगी, क्योंकि तीनों अवधारणाएं एक दूसरे की अनुपूरक, एक दूसरे की पूरक होने के बावजूद भी ये तीनों अवधारणाएं क्या है, अलग अलग है। तो देखिए, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है शक्ति, सत्ता एवं वैधता से संबंधित अन्य प्रमुख तत्व। तो देखिए, शक्ति, सत्ता व औचित्य पूर्णता से संबंधित विभिन्न तथ्य। देखिए, अगला पॉइंट है आपका शक्ति, सत्ता, शक्ति, सत्ता एवं वैधता से संबंधित, वैधता से संबंधित विभिन्न तथ्य। तो देखिए, हम विभिन्न तथ्यों की बात करते हैं शक्ति, सत्ता और वैधता से संबंधित। पहला है मूल्य की दृष्टि से। देखिए, इन तीनों में क्या स्थिति है। तो देखिए, शक्ति जो होती है, शक्ति एक साधन है। तो देखिए, मूल्य की दृष्टि से पहला है, मूल्य की दृष्टि से, मूल्य की दृष्टि से शक्ति, सत्ता एवं वैधता अलग अलग है, एवं वैधता अलग अलग है। शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है, शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है, जबकि सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है। और वैधता और वैधता शक्ति व सत्ता को न्याय संगत आधार प्रदान करती है, न्याय संगत आधार प्रदान करती है। तो देखिए, मूल्य की दृष्टि से शक्ति, सत्ता, वैधता में तीनों में अलग अलग हम देखते हैं अंतर है। शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है, शक्ति का मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता, जबकि सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है, सत्ता में मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और वैधता शक्ति व सत्ता को क्या करती है, न्याय संगत आधार प्रदान करती है। तो देखिए, इस प्रकार शक्ति, सत्ता और वैधता में हमने संबंध देखा। अगला है शक्ति और औचित्य पूर्णता में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता,
जबकि राज व्यवस्था में शक्ति एवं औचित्य पूर्णता को जोड़ने का काम सत्ता करते। देखिए शक्ति और औचित्य पूर्णता में, शक्ति और औचित्य पूर्णता में, शक्ति और औचित्य पूर्णता में प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता, प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता। सत्ता, शक्ति और वैधता को, सत्ता, शक्ति और वैधता को जोड़ने का काम करती। तो देखिए शक्ति और वैधता में कोई संबंध नहीं होता प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सत्ता जो होती है वो शक्ति और वैधता को जोड़ने का काम करती है। इन दोनों के बीच एक योजक कड़ी है जो कि शक्ति और वैधता को क्या करती है, जोड़ती है। अगला है सत्ता की दृष्टि से शक्ति एवं औचित्य पूर्णता में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो देखिए हम देखते हैं कि सत्ता की दृष्टि शक्ति एवं औचित्य पूर्णता में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो देखिए सत्ता की दृष्टि से हम देखते हैं अगला पॉइंट, सत्ता की दृष्टि से अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है सत्ता की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से सत्ता की दृष्टि से शक्ति एवं औचित्य पूर्णता में, शक्ति एवं औचित्य पूर्णता में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध पाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से सत्ता की दृष्टि से शक्ति एवं औचित्य पूर्णता में विपरीत संबंध हम देखते हैं किस प्रकार से, जबकि सत्ता और औचित्य पूर्णता में घनिष्ठता होती है। तो देखिए सत्ता और औचित्य पूर्णता में, जबकि सत्ता और औचित्य पूर्णता में, सत्ता और औचित्य पूर्णता में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो देखिए अगला जो पॉइंट है वो है कि सत्ता की दृष्टि से शक्ति एवं औचित्य पूर्णता में विपरीत संबंध पाया जाता है, जबकि सत्ता और औचित्य पूर्णता में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। किस प्रकार से हम देखते हैं, शक्ति जो होती है, और क्योंकि शक्ति में मूल्य नहीं होते हैं, जबकि औचित्य पूर्णता शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करती है, नैतिकता से युक्त होती है, शक्ति नैतिकता से युक्त नहीं होती। जबकि सत्ता में क्या होती है, सत्ता को कानूनी आधार मिल जाता है, इसलिए सत्ता के भी मूल्य विश्वास होते हैं। और औचित्य पूर्णता जो कि नैतिक बल पर आधारित होती है, इसलिए हम देखते हैं कि सत्ता और औचित्य पूर्णता में घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि शक्ति एवं वैधता में शक्ति एवं औचित्य पूर्णता में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो देखिए इसकी बात हम करते हैं किस प्रकार से शक्ति एवं वैधता में जो विपरीत संबंध की हम बात देखते हैं किस प्रकार से है।
तो देखिए इन शक्ति एवं औचित्य पूर्णता में विपरीत संबंध होता है जब सत्ता एवं औचित्य पूर्णता में उचित सामंजस्य नहीं होता, तो सत्ता द्वारा शक्ति का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब सत्ता और औचित्य पूर्णता में सामंजस्य नहीं होता, जब सत्ता के द्वारा शक्ति का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। देखिए शक्ति क्योंकि नकारात्मक होती है, दमनात्मक होती है, इसलिए सत्ता और औचित्य पूर्णता में जब ट्यूनिंग नहीं बैठती सही ढंग से, तो सत्ता और औचित्य पूर्णता में जब तालमेल नहीं बैठ पाता, सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो सत्ता क्या करती है, शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग करती है। तो सत्ता शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग करने के कारण जो शक्ति और वैधता में जो होता है, वो शक्ति और वैधता में दूरियां बढ़ जाती हैं। इन दोनों में विपरीत संबंध हम इस प्रकार से देखते हैं कि सत्ता जब कम से कम शक्ति का प्रयोग करती है तो क्या होती है, उसको औचित्य पूर्णता के साथ युक्त रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं शक्ति और वैधता में विपरीत संबंध है, जबकि सत्ता और औचित्य पूर्णता में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। जब सत्ता कम से कम शक्ति का प्रयोग करती है तो ये वैधता से युक्त होती है, इसलिए इन दोनों में घनिष्ठ संबंध हम देखते हैं। लेकिन जब सत्ता शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग करती है तो सत्ता शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग करने के कारण वो वैधता से दूर होती है। इसलिए शक्ति और औचित्य पूर्णता में विपरीत संबंध की बात हम देखते हैं कि शक्ति एवं औचित्य पूर्णता में विपरीत संबंध है, जबकि सत्ता और वैधता में घनिष्ठ संबंध है। देखिए इस प्रकार शक्ति एवं औचित्य पूर्णता दोनों ही सत्ता को स्थायित्व देते हैं, जबकि सत्ता का आधार मात्र शक्ति होती है, तो सत्ता का स्थायित्व क्या है, सीमित होता है। देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता और औचित्य पूर्णता में घनिष्ठ संबंध हमने देखा, जबकि शक्ति एवं औचित्य पूर्णता में विपरीत संबंध की बात हमने इस प्रकार स्पष्ट की। अगला पॉइंट है, सत्ता के अभाव में शक्ति गैर कानूनी होती है, किंतु औचित्य पूर्णता के अभाव में शक्ति एवं सत्ता दोनों ही अनैतिक है। तो देखिए सत्ता के अभाव में शक्ति, सत्ता के अभाव में सत्ता के अभाव में शक्ति गैर कानूनी होती है, शक्ति गैर कानूनी होती है। सत्ता के अभाव में शक्ति गैर कानूनी होती है, जबकि औचित्य पूर्णता के अभाव में औचित्य पूर्णता के अभाव में औचित्य पूर्णता के अभाव में शक्ति एवं सत्ता दोनों ही अनैतिक होती है, दोनों ही अनैतिक होती है। तो देखिए सत्ता के अभाव में शक्ति गैर कानूनी होती है, कि शक्ति बल प्रयोग पर आधारित होती है, और जब शक्ति को सत्ता नहीं मिलती तो वो क्या होती है, गैर कानूनी होती है। सत्ता के अभाव में शक्ति गैर कानूनी होती है, लेकिन जबकि औचित्य पूर्णता के अभाव में शक्ति एवं सत्ता दोनों ही अनैतिक होती है। तो जब शक्ति और सत्ता को वैधता मिल जाती है तो इन्हें जनता का नैतिक बल मिलता है, क्योंकि जन स्वीकृति, जन सहमति वैधता के द्वारा ही मिलती है, और वैधता के द्वारा ही कोई भी शासन लोगों के दिलों पर राज करता है, और लंबे समय तक शासन निरंतर रूप से कार्य करता है और शासन में स्थायित्व बना रहता है। तो देखिए अगला जो है हम पॉइंट लेते हैं कि सत्ता का प्रत्यायोजन किया जाता है, किंतु शक्ति एवं औचित्य पूर्णता का नहीं होता। देखिए अगला पॉइंट है, सत्ता का प्रत्यायोजन
सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है जबकि शक्ति एवं औचित्यपूर्णता का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो देखिए अगला अंतर हम देखते हैं, सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सत्ता जो होती है वो उच्चतर अधिकारी अपने निम्नतर अधिकारी को आदेश देता है और ये सत्ता जो होती है वो एक दूसरे को ट्रांसफर की जा सकती है। जब उच्च अधिकारी या हम देखते हैं नीचे के अधिकारी की बात करते हैं, नीचे का अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो उससे ऊपर के अधिकारी को वो क्या करता है, अपनी शक्तियां सौंपकर वो लीव ले सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। जो मैंने आपको पद सोपानिक व्यवस्था के बारे में बताया था पिछली कक्षा में, तो देखिए सत्ता जो होती है उसका प्रत्यायोजन हो सकता है जबकि शक्ति एवं औचित्यपूर्णता का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक्ति और वैधता को हम ट्रांसफरेबल नहीं मानते, इनका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, जबकि सत्ता का हस्तांतरण किया जा सकता है। इसलिए शक्ति एवं सत्ता के प्रत्यायोजन की बात हम कहते हैं नहीं की जा सकती। तो देखिए इस प्रकार हमने जो है इन तीनों में विभिन्न अंतर देखे। तो देखिए इन तीनों में पर्याप्त अंतर के बावजूद भी हम यह कह सकते हैं कि किसी भी राज्य व्यवस्था की रचना के लिए शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों ही क्या है, जरूरी है। तो इन तीनों में हमने पर्याप्त अंतर अभी देखे। इन तीनों शक्ति, सत्ता और वैधता में पर्याप्त अंतर होने के बावजूद भी ये तीनों व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये तीनों ही व्यवस्थाएं एक दूसरे के अनुपूरक हैं और एक के अभाव में हम दूसरे के बिना, एक के अभाव में दूसरे के साथ हम कुशल संचालन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शासन में इन तीनों की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जो है शक्ति, सत्ता और वैधता हमने देखा कि शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों ही किसी भी शासन के कुशल संचालन के लिए तीनों का होना बहुत ही जरूरी है। तीनों ही शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। तो देखिए शक्ति जो होती है वो शासन को भौतिक स्वरूप प्रदान करती है, सत्ता उसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करती है और औचित्यपूर्णता उसे नैतिक बल प्रदान करती है। इस प्रकार से शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों में पर्याप्त अंतर होने के बावजूद भी तीनों ही किसी भी राज्य व्यवस्था के कुशलता पूर्वक संचालन के लिए तीनों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इन तीनों में पर्याप्त अंतर होने के बावजूद भी ये तीनों एक दूसरे के अनुपूरक है और किसी भी शासन व्यवस्था के कुशलता पूर्वक संचालन के लिए इन तीनों का ही होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में ये तीनों ही अवधारणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी हैं और इस प्रकार ये तीनों अवधारणाएं अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे की अनुपूरक हैं।